हरकारा आदेश लिए दौड़ा चला आ रहा है। मिस्र की रानी को रोम के राजा का सलाम। रोम यानी संसार का सबसे ताकतवर राज्य अपने वक्त में। रोम का सम्राट चाहे तो क्या नहीं दे सकता, लेकिन जिस रानी के नाम में संदेश है उसमें अब किसी राज की चाह बची नहीं है। राजसी पोशाक में तैयार होकर रानी कमरे में दाखिल होती है। एक नज़र अपने मुलाजिम को देखती है और मुलाजिम की नज़र कहीं और पाती है। पास में एक सांप रेंग रहा है। रानी उसे फन से पकड़ लेती है और उसके दांत अपने स्तनों में गाड़ देती है। उसके अंतिम शब्द क्या थे हम नहीं जानते, लेकिन शेक्सपियर अपने एक नाटक में उसके मुंह से कहलवाते हैं, मेरा लबादा लेकर आओ, ताज को सिर पर रख दो, मुझ में असीम हसरतें भरी हैं लेकिन अब नहीं। मिस्र के अंगूर अब मेरे होठों को गीला नहीं करेंगे। यह था उस रानी का जिसे दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री माना जाता है, जिसके बारे में मिथक चलते हैं कि वो 700 गधों के दूध से नहाती थी। हालांकि उसकी असली पहचान ये है कि वो मिस्र के इतिहास की सबसे ताकतवर शासकों में से एक थी। वो थी मिस्र की अंतिम फेरोआ, जिसने 21 साल तक मिस्र पर शासन किया। नाम शायद आपने सुना होगा, क्लियोपैट्रा। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आज आपको हम सुनाने वाले हैं कहानी क्लियोपैट्रा की। आगे काफ़ी अजीब अजीब नाम आएंगे, इसलिए मामले को आसान बनाने के लिए थोड़ा इस कहानी के पात्रों और थिएटर को समझ लेते हैं। रोमन साम्राज्य का नाम आप जानते ही हैं। ईसा से 2 सदी पूर्व रोम गणतंत्र हुआ करता था। इस दौर में यहाँ कई गृह युद्ध हुए और युद्धों के बाद जो सबसे बड़ा नाम उभरा वो था जूलियस सीजर का, जैसे कि शेक्सपियर के नाटक में दर्ज भी है। अब सीजर की हो गई हत्या। सीजर के बाद रोम में 2 नामों का जलवा रहा, मार्क एंटनी और ऑक्टेवियन सीजर। मार्क एंटनी और सीजर हो गए तो अब रोम के बाद पड़ोस में चलते हैं। यहाँ एक और राज्य था, नील नदी का वरदान मिस्र, अंग्रेजी में इजिप्ट। मिस्र रोम का वसाल स्टेट था, यानी उसके तहत आता था। नील नदी के कारण यहाँ खूब धन धान्य पैदा होता था, खेती हो सकती थी और इसका एक बड़ा हिस्सा रोम के पास में जाता था टैक्स के रूप में। मिस्र की राजधानी थी अलेक्जेंड्रिया, आज भी शहर है ये, इस नाम से एक शहर है। इस शहर की स्थापना सिकंदर ने की थी और सिकंदर के सेना में एक जनरल हुआ करते थे टॉलमी। सिकंदर के बाद उन्हें मिस्र का शासक बनाया गया। बाद में ये लोग फेरोआ कहलाए, फेरो भी कहते हैं। इतना जान लेने के बाद आप लगभग सारे मुख्य किरदारों से रूबरू हो जाते हैं, सिवाय एक के, क्लियोपैट्रा, जो इस कहानी की मुख्य नायिका है। क्लियोपैट्रा का जन्म ईसा मसीह के जन्म से 70 साल पहले हुआ था। चूंकि बात ईसा पूर्व की हो रही है इसलिए आप नोट कीजिए, हमारे लिए ईसा पूर्व 50 साल, ईसा पूर्व 70 साल से ज्यादा नजदीक है। एक और नजदीक का ख्याल आपको रखना है, ये वो दौर था जब भाई बहन की शादी करवा दी जाती थी। उस इलाके में ये एक वैलिड रिश्ता था, मान्य था। क्लियोपैट्रा के साथ भी ऐसे ही हुआ। उसकी शादी उसके भाई के साथ हुई, अपने पिता की तरह, जिसका नाम भी टॉलमी था। दोनों साथ मिलकर चलाने लगे राज्य। कुछ लोगों को 21वीं सदी में ये बर्दाश्त नहीं कि एक महिला शासन चलाए, तो तब के हाल का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लोगों ने कितना रिजेंट किया होगा। क्लियोपैट्रा हालांकि कोई आम लड़की थी नहीं। अलेक्जेंड्रिया में तब दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी और इसी में उसका पूरा जीवन बीता। 9 भाषाएं जानती थी वो। प्लेटो, सुकरात जैसे महान दार्शनिकों को उसने पढ़ा था और नतीजा हुआ कि क्लियोपैट्रा के पति को उससे खतरा महसूस होने लगा और क्लियोपैट्रा को देश निकाला दे दिया गया। क्लियोपैट्रा के जाने से टॉलमी का रास्ता साफ हो चुका था। हालांकि बेचारे की किस्मत ऐसी कि जल्द ही उसके सामने एक बहुत बड़ा संकट आया। रोम में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। आमने सामने थे जूलियस सीजर और पॉम्पे। पॉम्पे की हालत खराब हुई तो वो मिस्र गया, सीजर के दुश्मन टॉलमी के घर में। टॉलमी को लगा कि अब शामत आ गई, वो सीजर की नाराजगी मोल लेने का खतरा उठा नहीं सकता था, इसलिए उसने पॉम्पे को पास बुलाकर मरवा दिया। पॉम्पे का कटा सिर लेकर उसने सीजर के पास भिजवाया और उसे लगा कि सीजर होगा खुश, लेकिन इस क्रूरता से उल्टा सीजर नाराज हो गया। क्लियोपैट्रा दूर बैठी ये सब देख रही थी। उसे लगा अपना हक हासिल करने का सबसे बढ़िया मौका आ गया है, आगे मौका मिलेगा नहीं। वो सीधे सीजर से मिलने पहुंच गए। आप नज़ारा देखिए, सीजर अपने दरबार में बैठा है, बाहर खड़े हैं दरबान। दरबान के पास आता है कालीन वाला, कहता है कि दुनिया के सबसे महान जनरल के लिए मैंने एक कालीन बनवाया है। दरबान कहते हैं दिखाओ। कालीन वाला लेकिन कर देता है इनकार, कहता है कि कालीन खुलेगा सिर्फ और सिर्फ सीजर के सामने। दरबान तैयार होते हैं। सीजर के आगे कालीन बिछाया गया तो पता चला कि अंदर कुछ और भी था जो कालीन से भी ज्यादा बेशकीमती था। अंदर क्लियोपैट्रा छुपी हुई थी। ये उसकी सीजर तक पहुंचने की ट्रिक थी जो कामयाब भी हुई।
सीजर पहली ही नज़र में क्लियोपेट्रा को दिल दे बैठा। ये बहुत होता था तब राजाओं के साथ कि जिसको देखा पसंद आ गया दिल ही देते थे सीधे। ऐसे प्रसंगों के कारण ही ये मिथक बना कि क्लियोपेट्रा दुनिया की सबसे सुंदर महिला है। हालांकि रोमन इतिहासकारों की राय इससे जुदा है। उस दौर के लेखक प्लूटार्क के अनुसार क्लियोपेट्रा दिखने में सामान्य थी, लेकिन हाँ, उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा जादू था कि लोग उसके मुरीद होते थे। इसके अलावा पढ़ी लिखी तो वो थी, विद्वान लड़की से कौन इंप्रेस नहीं होता। सीजर तो ऐसा मुरीद हुआ कि सेना लेकर मिस्र गया और टॉलमी को हराकर क्लियोपेट्रा को मिस्र का फरो बना दिया। सीजर के रोम लौटने के कुछ वक्त बाद क्लियोपेट्रा ने एक औलाद को जन्म दिया, उसे नाम दिया सिजेरियन। बताना जरूरी नहीं कि ये किसकी औलाद थी। सीजर और क्लियोपेट्रा की लव स्टोरी लंबी चली, हालांकि सीजर ने उससे शादी नहीं की। कारण रोम के लोग बाहर की लड़की से शादी नहीं करते थे, एक्सेप्टेड नहीं था। इसके बाद भी सीजर ने अपने प्यार का इजहार करते हुए क्लियोपेट्रा के नाम एक मंदिर बनवाया। सोने की बनी क्लियोपेट्रा की एक आदमकद मूर्ति भी इस मंदिर में लगाई गई। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर ईसा से 44 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे रोम को हिलाकर रख दिया। ब्रूटस का धोखा। सीजर की हत्या हुई। इस घटनाक्रम से आप परिचित होंगे ही, नहीं है तो तारीख के एक एपिसोड में हम इसको भी सुना चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सीजर की हत्या से एक और सिविल वॉर शुरू हुई। इस युद्ध में थे दो पाले और एक तरफ थे सीजर के दुश्मन और एक तरफ उसके दोस्त। दोस्तों में दो नाम प्रमुख थे, मार्क एंटनी और ऑक्टेवियन सीजर। दोनों ने युद्ध जीता, मतलब इन दोनों ने जो दोस्त थे, और रोम को आधा आधा बांटा। शांति कायम हुई, लेकिन ज्यादा दिन तक ये टिकी नहीं। ऑक्टेवियन खुद को सीजर का उत्तराधिकारी मानता था, चाहता था कि वो पूरे रोम का राजा बने। उसकी महत्वाकांक्षा से उसके और एंटनी के बीच में तनाव पैदा हुआ और रोम पर एक बार फिर युद्ध के काले बादल मंडराने लगे। इन काले बादलों की छाया से मिस्र भी दूर नहीं था। क्लियोपेट्रा के लिए अब जरूरी था कि वो एंटनी या ऑक्टेवियन में से किसी एक का पाला चुने। उसने एंटनी को चुना। मिस्र की खूबसूरत रानी और एक रोमन जनरल आमने सामने आए। इतिहास ने एक बार फिर खुद को दोहराया। नाव में सवार होकर क्लियोपेट्रा एंटनी से मिलने पहुंची। नाव भी ऐसी वैसी नहीं, सोने की। उसके अलावा अगल बगल चल रहे सेवक क्यूपिड का वेश धरे हुए थे, ऐसा बताते हैं। क्यूपिड यानी कामदेव आप कह सकते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जो प्रेम का बाण चलाते हैं। ये बाण उस रोज बिल्कुल निशाने पे लगा। एंटनी भी क्लियोपेट्रा के प्रेम में पड़ गए पहली नजर में, इस कदर कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी त्याग दिया और क्लियोपेट्रा के साथ अलेक्जेंड्रिया चला गया। यहाँ रहते हुए उसने रोम के दुश्मनों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और हर लड़ाई में क्लियोपेट्रा ने उसका साथ दिया। धन से भी और बल से भी अपनी फौज भी भेजती थी। इन युद्धों में कई बार मार्क एंटनी को जीत मिली, लेकिन एक हार ने उसका काम बिगाड़ दिया। वो एक ही हमले के दौरान एंटनी दुश्मन की सीमा में काफी अंदर घुस आया और पीछे वाली जो सप्लाई लाइंस होती हैं, जहां से रसद आती है, कमजोर हो गई। दुश्मन के जोरदार हमले के चलते एंटनी को सेना समेत पीछे हटना पड़ा। एंटनी के लिए हार शर्मिंदगी से भरी थी और जल्द ही उसको इस हार का एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। रोम में ऑक्टेवियन ने एंटनी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला दिया कि महान एंटनी अब कमजोर हो गए, वो रोम की रक्षा कर नहीं सकते। उसने ऐसी बातें फैलाई कि विदेशी औरत के चक्कर में एंटनी ने रोम को ताक पे रख दिया। विदेशी औरत यानी क्लियोपेट्रा। अब एंटनी ने सुलह की कोशिश की, लेकिन ऑक्टेवियन हरगिज राजी नहीं था। मौका देखकर उसने मिस्र पर भी हमला किया। ईसा से 31 साल पहले एंटनी और ऑक्टेवियन के बीच एक भयंकर जंग की शुरुआत हुई। लड़ाई बराबर की होती, लेकिन फिर एंटनी के जनरल, जो रोमन पहचान रखते थे, बागी हो गए। अब इस बगावत का कारण थी क्लियोपेट्रा। उनके गुस्से का एक कारण यह भी था कि एंटनी ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था और बीच जंग में वो जाकर ऑक्टेवियन से मिल गए। एंटनी कमजोर हो गया, हालांकि क्लियोपेट्रा उसके साथ थी। अब भी दोनों की सेनाएं पानी के जहाजों में सवार होकर जंग में गई। वही हुआ जो होना था, एंटनी हार गया। यहाँ पर एक दिलचस्प ट्रिविया ये भी आप जानिए कि इस हार के बाद एंटनी और क्लियोपेट्रा ने भारत भागने का प्लान बनाया था, लेकिन उनके जहाजों को जला दिया गया और ये प्लान फेल रहा। ये जानकारी हमें पीपल ट्री नाम की एक वेबसाइट में अशोक चौहान के लेख से मिली। अक्षय लिखते हैं कि उस दौर में दक्षिण भारत के बड़े हिस्से में सतवाहन वंश का राज्य था। उनके रोम से बड़े अच्छे रिलेशंस थे, ट्रेड रिलेशंस। रोमन इतिहासकार प्लिनी द एल्डर ने एक जगह भारत को दुनिया का सोने का भंडार लिखा था। बहरहाल किस्से पर वापस आते हैं। जंग में जीत के साथ ही ऑक्टेवियन मिस्र में दाखिल हुआ। एंटनी ने गुलामी की जिंदगी जीने से मौत को चुनना बेहतर समझा। वहीं क्लियोपेट्रा को कैद में डाल दिया गया। क्लियोपेट्रा के प्रेमी की मौत हो गई थी और उसे अंदेशा था कि ऑक्टेवियन उसे रोम भेजेगा और वहां सड़कों पर उसकी परेड कराई जाएगी।
इस जिल्लत से बेहतर था मौत को गले लगा ले, उसे ऐसा लगता था और उसने यही किया भी। एक रोज़ मौका पाकर उसने अपने कमरे में कुछ अंजीर मंगवाए। अंजीर के बर्तन में सांप छुपाए हुए थे। कहते हैं क्लियोपेट्रा ने सांप से खुद को कटवाकर अपनी जान ले ली। हालांकि ये बात कितनी प्रामाणिक है ये हम जानते नहीं, इतना जरूर तय है कि उसकी मौत किसी जहर से हुई थी। क्लियोपेट्रा सिर्फ 39 साल तक जिंदा रही और उसने 21 साल तक मिस्र पर राज किया। इस दौरान मिस्र खूब फला फूला, कोई दुश्मन उस पर आक्रमण कर नहीं पाया। यहाँ तक कि अकाल और बाढ़ के वक्त भी मिस्र की जनता को किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, ऐसा कहा जाता है। इसके बावजूद क्लियोपेट्रा का जिक्र आता है तो बात होती है सिर्फ उसकी खूबसूरती की, या फिर एक चालाक औरत के रूप में उसका बखान किया जाता है जिसने सत्ता पाने के लिए दूसरे मर्दों को रिझाया और अपने भाइयों को मरवा डाला। अब आप सोचिए कि यही कहानी अगर एक राजा की होती, और अधिकतर राजाओं की कहानी इससे मिलती जुलती भी है, तो क्या हम उन्हें इसी तरह चित्रित करते या उन्हें महान प्रतापी राजा बताते, उनकी कीर्ति के चर्चे करते? क्या करें, हिपोक्रेसी की सीमा होती है लेकिन जहालत की सीमा नहीं होती। महिलाओं का जिक्र आता है, लोग पहले ही जजमेंटल हो जाते हैं। लेकिन जैसा हमने बताया, कमल ने लिखा भी है कि क्लियोपेट्रा सुंदर होगी लेकिन एक विजनरी रूलर के तौर पे भी उसका जिक्र किया जाना चाहिए। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है, जिसे लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी लंदन टॉक।